नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करेंगे, ठोस पदार्थों के मैकेनिकल गुणधर्म यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हमारे पास है भौतिकी की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 8। हाँ। हम रोजमर्रा की जिंदगी में ठोस चीजों को देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पुल हैं, इमारतें हैं, गाड़ियां, मशीनें, पर क्या ये वाकई एकदम ठोस है? मतलब क्या इन पर जब फोर्स लगता है तो ये बिल्कुल भी नहीं बदलते? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और यही समझना इंजीनियरिंग के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, लगता तो है। पुल कैसे डिजाइन होंगे, बिल्डिंग्स कैसे खड़ी रहेंगी, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह भी। अच्छा, सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि मटेरियल बल लगने पर कैसा बिहेव करेगा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि चीजें कैसे खिंचती हैं या सिकुड़ती हैं या मुड़ जाती हैं और क्यों। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। किताब के हिसाब से इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है हाँ। जिससे कोई चीज, मान लीजिए रबर बैंड, फोर्स हटाने पर वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। बिल्कुल, जैसे स्प्रिंग भी खींचने के बाद वापस आ जाता है। और प्लास्टिसिटी उसका उल्टा है, जब चीज परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, मतलब अपना शेप हमेशा के लिए बदल ले। जैसे गीली मिट्टी या पुट्टी, एक बार दबा दिया तो वो वैसी ही रह जाती है। एक्चुअली ज्यादातर ठोस चीजों में दोनों गुण होते हैं। एक हद तक वो इलास्टिक होती हैं। अच्छा। हाँ, और उस हद के पार, मतलब ज्यादा फोर्स लगाने पर उनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। समझ गई। तो फोर्स के असर को नापने के लिए किताब में दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। हाँ, ये बहुत फंडामेंटल है। तो स्ट्रेस, क्या ये वो इंटरनल फोर्स है जो मटेरियल के अंदर पैदा होता है? हाँ। पर यूनिट एरिया जब बाहर से फोर्स लगता है, मतलब FA? एकदम सही। टेक्निकली ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब पदार्थ वापस अपनी जगह आने की कोशिश कर रहा है। ये दिखाता है कि मटेरियल अंदर से कितना परेशान है। ओके। और स्ट्रेन बताता है कि उस स्ट्रेस की वजह से मटेरियल के डायमेंशन में कितना बदलाव आया, कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ। फ्रैक्शनल चेंज मतलब जैसे लंबाई में कितना चेंज हुआ ओरिजिनल लंबाई के मुकाबले, डेल्टा L/L, या वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, डेल्टा V/V। अच्छा, तो ये एक रेशियो है। हाँ, इसीलिए स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, ये बस एक नंबर है जो डिफॉर्मेशन बताता है। और यहीं पे आता है हुक्स लॉ, है ना? ये तो काफी फेमस है। हाँ बिल्कुल, रॉबर्ट हुक का नियम। ये कहता है कि छोटे डिफॉर्मेशंस के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। करेक्ट। जितनी ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन होगा, पर एक सीमा तक ही। इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एग्जैक्टली। ये मटेरियल की स्टिफनेस बताता है। हर मटेरियल का अपना अलग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। किताब में यंग्स मॉड्यूलस Y का जिक्र है, जो लंबाई के चेन से जुड़ा है। हाँ, Y इक्वल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। किताब में दिया है कि स्टील का यंग्स मॉड्यूलस एल्यूमिनियम या तांबे से काफी ज्यादा होता है। एक मिनट, अगर स्टील का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है तो इसका मतलब वो सेम फोर्स के लिए कम खींचेगा? हाँ बिल्कुल। तो फिर उसे ज्यादा इलास्टिक क्यों कहते हैं? मुझे लगा था जो ज्यादा खींचता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। ये कॉमन कंफ्यूजन है। फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब है डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की एबिलिटी, और फोर्स हटने पर ओरिजिनल शेप में वापस आने की कैपेसिटी। अच्छा। क्योंकि स्टील कम डिफॉर्म होता है और आसानी से वापस आ जाता है, वो ज्यादा इलास्टिक माना जाता है, एल्यूमिनियम या रबर से भी। ओह, अब समझा। इसीलिए पुलों या क्रेन की रस्सियों में स्टील इस्तेमाल होता है। हाँ, क्योंकि हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो भारी वजन सह सके बिना ज्यादा खींचे या परमानेंटली डिफॉर्म हुए। किताब में क्रेन की रस्सी की मोटाई कैलकुलेट करने का एग्जाम्पल भी है, ताकि स्ट्रेस उसकी यील्ड स्ट्रेंथ से कम रहे। सही। यील्ड स्ट्रेंथ वो लिमिट है जिसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और दूसरे मॉड्यूलाई भी है, शियर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस। हाँ, शियर मॉड्यूलस G शेप में चेंज को रेजिस्ट करने की एबिलिटी बताता है, जैसे किसी किताब को साइड से धक्का देना, तिरछा करने जैसा। हाँ वैसा। और बल्क मॉड्यूलस B बताता है कि कोई चीज वॉल्यूम चेंज को कितना रेजिस्ट करती है जब उस पर सब तरफ से प्रेशर लगे, जैसे पानी के अंदर गहराई में। बिल्कुल, जैसे सबमरीन का डिजाइन। किताब में एक और बड़ा अच्छा उदाहरण है मानव पिरामिड का। हाँ, वो काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें दिखाया है कि कैसे सबसे नीचे वाले परफॉर्मर की जांघ की हड्डी, मतलब फीमर, पर कितना कंप्रेशन आता है। और यंग्स मॉड्यूलस यूज करके वो कंप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो बहुत कम होता है। हाँ। हड्डियां वाकई मजबूत है। बिल्कुल। प्रकृति का बेहतरीन इंजीनियरिंग। एक और एप्लीकेशन देखो, बीम्स का शेप, जो पुलों और इमारतों में लगते हैं। हाँ, वो आई शेप के क्यों होते हैं?
किताब बताती है कि आई सेक्शन बहुत एफिशिएंट है। उसकी गहराई ज्यादा होने से वो बेंडिंग को रोकता है। बेंडिंग मतलब मुड़ना। हाँ, वजन पड़ने पर पीछे मुड़ जाना। और जो ऊपर नीचे के चौड़े हिस्से हैं, फ्लैंजेस, वो बकलिंग को रोकते हैं। बकलिंग वो क्या है? बकलिंग होता है जब कोई चीज दबाव में साइड से मुड़ जाती है। तो आई शेप बिना ज्यादा वजन बढ़ाए बेंडिंग और बकलिंग दोनों से बचाता है। स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी का बढ़िया उदाहरण है। तो हमने आज ये समझा कि ठोस चीजें असल में उतनी रिजिड नहीं होती। उनमें डीफॉर्म होने और फिर वापस अपने शेप में आने की एक कमाल की प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी। हाँ, और इसी को हम स्ट्रेस, स्ट्रेन और अलग-अलग मॉड्यूलाई, यंग्स, शेयर, बल्क से नापते हैं। और ये प्रॉपर्टीज ही हमारी दुनिया को शेप देती हैं, इंजीनियरिंग चमत्कारों से लेकर प्राकृतिक संरचनाओं तक। मटेरियल का चुनाव उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज पर बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किताब में ये मेंशन किया गया है कि पृथ्वी पर पहाड़ों की मैक्सिमम हाइट चट्टानों की शेयर स्ट्रेंथ से लिमिटेड है। सोचने वाली बात है। तो क्या मंगल जैसे ग्रह पर, जहां ग्रेविटी कम है, पहाड़ पृथ्वी से ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर।